क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? जब से केजरीवाल को ईडी का समन आया है, उन्होंने मोदी विरोध त्याग दिया है। केजरीवाल जी डरिए मत, जेल जाइए, संघर्ष करिए, आम आदमी पार्टी आपके साथ है। चोर मचाए शोर, यही कहावत केजरीवाल पर लागू होती है। चुनाव तो एक बहाना था, उन्हें ईडी के सामने नहीं आना था। आखिर अगर केजरीवाल पाक साफ है तो जान से क्यों भाग रहे हैं? दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। दिल्ली को दोनों हाथों से लूटने वाले केजरीवाल का बचना मुश्किल है। लगता है इस बार तिहाड़ में सरकार आपका दिल क्या कहता है, खुलकर व्यक्त करें। ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को फिर से तलब किया है। अब इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दिल्ली बीजेपी के सचिव हरीश खुराना ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। केजरीवाल को जाना चाहिए, उन्हें डर किस बात का है? हरीश खुराना ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ईडी ने आपको समन भेजा है। आपको जाना चाहिए। आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन अगर गलत किया है तो दस्तावेज कहते हैं तो उस पर आपका डर लाजमी है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार जाना चाहिए और ईडी जो सवाल पूछे उसका जवाब देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी के सचिव खुराना ने आगे कहा, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के सचिव ने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया 5% से 12% कमीशन करने के लिए, इन सवालों के जवाब आपको ईडी के सामने देने चाहिए। गौरतलब है कि ईडी ने ऐसे समय पर समन जारी किया है जब सीएम केजरीवाल के विपस्याना ध्यान केंद्र जाने का प्लान है। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन बाद 19 दिसंबर को दिल्ली से रवाना होंगे। हालांकि अभी यह ज्ञात नहीं है कि वह कहां जा रहे हैं। विपस्याना ध्यान की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसमें अभ्यासकर्ता अपने मानसिक कुशल क्षेम के लिए लंबे समय तक मौन रखते हैं। मुख्यमंत्री लंबे समय से विपस्याना का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में बेंगलुरु और जयपुर सहित कई स्थानों पर जा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि केजरीवाल हर साल 10 दिवसीय विपस्याना सत्र के लिए जाते हैं और इस साल वे 19 से 30 दिसंबर तक सत्र में शामिल होंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भ्रष्टाचार और अनाचार कांग्रेस की रीति नीति है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से जो लगातार काला धन निकला, यह आखंड भ्रष्टाचार में डूबे इनके कारनामे का छोटा सा हिस्सा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू को कितना दुख पहुंचेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी लापरवाही की वजह से खड़गे जी की 1 महीने की तनख्वाह कट गई। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं, मेरी 1 महीने की तनख्वाह कट गई। इस वीडियो पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। वॉलंटरीली 1,38,000 रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। और लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने फोन से, खड़गे जी के फोन से 1,38,000 रुपए कांग्रेस को डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करें। 1 महीने की तनख्वाह गई। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए संसाधन जुटाने के लिए सोमवार को क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.38 लाख रुपए का चंदा देकर पार्टी के ऑनलाइन क्राउड फंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कांग्रेस समर्थकों से अपील की कि वे बेहतर भारत के निर्माण के प्रयासों में सहयोग के लिए चंदा दें। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस अभियान में 138, 1380 या 13,800 रुपए का दान दे सकता है। वेणुगोपाल ने कहा कि क्राउड फंडिंग अभियान महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है, जिसे 100 साल से भी अधिक पहले 1920-21 में लॉन्च किया गया था।
कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 2 अक्टूबर 2018 को आउटरीच कम क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया था। हालांकि इस अभियान को जमीन पर ज्यादा गति नहीं मिली थी। समाचार एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी आर्थिक तंगी से जूझ रही है और अच्छी तरह से सुसज्जित भाजपा चुनाव मशीनरी से लड़ने के लिए कांग्रेस को पैसों की जरूरत है। बीजेपी ने इस अभियान को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर छापे के दौरान रिकॉर्ड नकदी जब्ती की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि जिन्होंने 60 वर्षों तक भारत को लूटा, वे अब उसी देश से चंदा मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है। यह धीरज साहू के यहाँ पड़े ठिकानों के बाद शुरू किया गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस की इस बड़ी बात से मूर्ख मत बनी कि यह क्राउड सोर्सिंग महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वे महात्मा और तिलक दोनों को कलंकित करेंगे। उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यह सार्वजनिक धन को हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने का एक और प्रयास के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर लोग अपनी मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा दान करते हैं तो वह गांधी परिवार के पास जाएगा, जो अच्छे जीवन का आनंद लेना जारी रखेंगे। यह कदम पैसा मांगने का एक और जरिया बन जाएगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पकड़े गए हैं। मालवीय ने कहा, वंशवाद के लिए दान मत करो। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। पिछले 5 सालों में दर्ज मामलों में अब सरकार तेजी से जांच करवाने के साथ कार्रवाई करने के मूड में है। सरकार ने इसकी जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को दी है। एडीजी वीके सिंह के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी अब इन मामलों की जांच करेगी। इसी बीच अशोक गहलोत की अगुवाई वाली पिछली कांग्रेस सरकार राजस्थान की अर्थव्यवस्था तबाह करके गई है। राजस्थान में पिछले 3 दशक से यह चलन रहा है कि 5 वर्ष पर सरकार बदल जाती है। हालांकि जब जब राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब तब प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ है। इस बार भी आंकड़े यही बता रहे हैं। जहां एक और राजस्थान पर भारी कर्ज है और वे देश में अपनी जीडीपी के मुकाबले सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में शामिल है। वहीं दूसरी ओर पिछले 5 वर्षों में उसकी जीडीपी में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं दिखी। इसके अलावा गहलोत सरकार की आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया की राजनीति के चलते राज्य भारी आर्थिक संकट में भी फंस गया है। राजस्थान इस समय कर्ज के भारी बोझ में दबा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्थान पर 5.37 लाख करोड़ का कर्ज है। जब अशोक गहलोत को वर्ष 2018 में सत्ता मिली थी, तब यह कर्ज मात्र 2.81 लाख करोड़ था। अशोक गहलोत ने बीते 5 वर्षों में 2.55 लाख करोड़ का नया कर्ज राजस्थान पर चढ़ाया है। लगातार रेवड़ी योजनाओं को लाने और वोट के लिए सरकारी खजाना कांग्रेस सरकार ने खूब लुटाया। यह बात ध्यान देने वाली है कि जब अशोक गहलोत को 2018 में सत्ता मिली थी, तब वह पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार द्वारा लिए गए लगभग 1.63 लाख करोड़ के कर्ज को बहुत अधिक बता रहे थे। अब वे स्वयं राज्य को कर्ज के दलदल में डाल गए हैं। राजस्थान की वित्तीय स्थिति काफी खराब है। इस राज्य पर उसकी जीडीपी का 40% कर्ज है। देश में राज्य और केंद्र के लिए कर्जे की सीमा तय करने वाले FRBM कानून के तहत यह किसी भी राज्य में 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार की फिजूल खर्ची से यह दोगुना हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत यह कर्ज लेकर राज्य के विकास को नई गति दे पाए हो। उल्टे उनके राज्य में राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत सामान्य रफ्तार से बढ़ी है। वर्ष 2013 में जब कांग्रेस की सरकार राज्य से गई थी, तब राजस्थान की जीडीपी 4.93 लाख करोड़ थी। भाजपा सरकार में साल 2018 तक यह बढ़कर 6.28 लाख करोड़ हो गई।
इसके बाद 2018 से 2023 के बीच राज्य की जीडीपी 7.99 लाख करोड़ रही। दोनों काल में राज्य की जीडीपी 27.2% बढ़ी, लेकिन इतनी ही बढ़त के लिए कांग्रेस सरकार ने कहीं ज्यादा कर्ज लिया। कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 सालों में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की नीति अपनाई। राज्य का राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच का अंतर बीते 5 वर्षों में बेतहाशा बढ़ा है। वर्ष 2018 में जब भाजपा सरकार सत्ता से बाहर हुई थी तब यह 25,342 करोड़ था, जो कि अशोक गहलोत के जाते जाते साल 2023 में दोगुने से भी अधिक हो गए 58,212 करोड़ हो चुका है। यह घाटा राजस्थान की जीडीपी का लगभग 4.3% है। नियम कहता है कि यह 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्य की 5 वर्षों तक के आर्थिक हालत बिगाड़ने के बाद अब अशोक गहलोत सत्ता से बाहर हो गए हैं। ऐसे में नए मुख्यमंत्री भजनलाल को काफी संभलकर काम करना होगा। उन्हें एक और कर्जे घटाने होंगे, दूसरी तरफ रुकी पड़ी अर्थव्यवस्था में भी जान डालनी होगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था को ठीक करना आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी होगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेसी चमचे और गुलाम शिवराज सिंह चौहान रमन सिंह वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर तंज कस रहे थे। अब जब कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो कुछ नहीं बोल रहे। शिवराज सिंह चौहान जी में ऊर्जा बहुत है, खाली रहने पर वे बीती बातों में समय निकालते हैं, इसलिए अब उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि मोदी अपनी कैबिनेट में कृषि राज्य मंत्री जैसा कोई बड़ा पद देकर उनकी योग्यता का अधिकतम उपयोग करेंगे। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता, न केवल बुद्धि में पूरे कदम में। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस वीडियो को कांग्रेसी ज्यादा वायरल कर रहे हैं। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान मंच से संबोधन दे रहे हैं। मंच पर कई नेता मौजूद हैं। इस बीच शिवराज जोश में कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। यह वीडियो शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी का है। वायरल वीडियो 2018 का है। जानकारी के अनुसार 2018 के समय जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई थी, उसी दौरान सीएम शिवराज ने एक सभा के दौरान टाइगर जिंदा है संबोधन दिया था। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कई मौकों पर वे भावुक भी नजर आए। लाडली बहनें उनसे मुलाकात के लिए पहुंची। कई लाडली बहनें एक बार फिर शिवराज को सीएम बनाने की मांग उठाती नजर आई। इस बीच उनका टाइगर जिंदा है वाला बयान सुर्खियां बटोरा है। मजाक से हटके मामा के लिए तो कुछ अच्छा ही हुआ। 2024 में केंद्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना है। उन्हें रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश की राजनीति से अलग बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जब जेपी नड्डा से पूछा गया था, आपने 3 कद्दावर नेता 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बैठने के लिए कहा, तो उनका जवाब था, बैठ जाइए नहीं, यह शब्द नहीं है हमारा, नए काम में लग जाइए, हम मिलकर तय करेंगे, इनको हम नया काम देंगे। ये हमारे वरिष्ठ नेता है, इनको 15-16 साल का अनुभव है। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से भी पीछे नहीं हटती। जेपी नड्डा ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि ऐसे नेताओं को उनके कद के हिसाब से काम मिलेगा और ये अच्छे तरीके से काम में लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए जेपी नड्डा ने समझाया, प्रधानमंत्री मोदी जब संगठन में थे तब उन्हें नॉर्थ का काम मिला, नॉर्थ गए, जब साउथ का काम मिला तो वहां जाकर काम किया, जब सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई तो उसे भी निभाया। बीजेपी अध्यक्ष ने भी बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा देकर पार्टी का काम संभाला है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।
दाऊद इब्राहिम को लेकर दिलचस्प खबर आ रही है कि दाऊद को कराची में किसी अज्ञात व्यक्ति ने जहर दे दिया है और गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दाऊद को लेकर पहले भी कई अफवाहें फैल हो चुकी है। संभव है यह खबर भी ऐसी ही हो, लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में अज्ञात ताकतें काफी सक्रिय है जो भारत विरोधियों को चुन चुन कर मार रही है। इसलिए संभव है जहर की खबर सच हो, या यह भी संभव है कि भारत के अज्ञात मित्रों के डर की वजह से खुद को कराची में ही असुरक्षित पाकर भगोड़ा दाऊद अपनी जान बचाने के लिए ऐसी खबर फैलाकर कहीं दूसरे बिल में दुबक गया हो। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और भारत में मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में चर्चा है कि पाकिस्तान के कराची में जहर दिए जाने की वजह से रविवार रात करीब 8 बजे उसकी मौत हो गई। सोशल मीडिया में चर्चा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया और तबीयत बिगड़ने पर उसे कराची के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दाऊद इब्राहिम की हालत काफी गंभीर होने की बात कही जा रही थी। दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की इन चर्चाओं को पाकिस्तान में किसी अफसर ने पुष्टि नहीं की है। इसकी वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम उसके यहां छिपा हुआ नहीं है। हालांकि न्यूज चैनल आज तक ने दाऊद इब्राहिम गैंग के एक पूर्व सदस्य के हवाले से खबर दी है कि डॉन की तबीयत 2 दिन पहले खराब हुई थी, तभी उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाऊद इब्राहिम गैंग के इस पूर्व सदस्य के हवाले से न्यूज चैनल ने बताया है कि दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल के जिस फ्लोर पर रखा गया है वहां उसके घर वाले और पाकिस्तान सरकार और सेना के अफसर ही जा सकते हैं। बाकी सभी के लिए दाऊद से मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया है। अभी यह नहीं पता कि दाऊद को आखिर जहर किसने दिया और अगर जहर दिया गया तो संबंधित शख्स पकड़ा गया या नहीं। दाऊद इब्राहिम की तलाश भारत को शिद्दत से है। उसे संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है। दाऊद इब्राहिम की भारत में तलाश 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में है। मुंबई में इन धमाकों को दाऊद इब्राहिम गैंग ने ही टाइगर मेमन वगैरह के साथ मिलकर कराया था। मुंबई में 1993 के बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेनन अपने परिवार के लोगों और गैंग के करीबी सदस्यों के साथ पाकिस्तान भाग गए थे। भारत ने लगातार पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड की लिस्ट भेजकर दाऊद और टाइगर मेनन के प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन पाकिस्तान लगातार ये दावा करता रहा कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन या इनके गैंग का कोई भी सदस्य उसके यहां छिपा नहीं है, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद और टाइगर मेमन वगैरह की सभी जानकारियां जुटाई थी और इनको पाकिस्तान को दिया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। सदन में हंगामा करने वाले 31 सांसदों को भरी संसद से बाहर फेंका। विपक्ष के 31 सांसद निलंबित। लोकसभा में हंगामे के चलते कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कुछ और सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है इसके अनुसार सोमवार को कुल 31 लोकसभा सांसद निलंबित किए गए। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने 31 सांसदों को निलंबित कर दिया। यह हंगामा संसदीय सुरक्षा में चूक को लेकर था, जिसके चलते यह कड़ी कार्रवाई की गई। पूरे सत्र के लिए निलंबित सांसदों में प्रमुख है ए राजा, कल्याण बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी। विपक्षी सांसद सदन में गृह मंत्री की मौजूदगी और संसदीय सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सरकार से विस्तृत बयान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा, लोकसभा और राज्यसभा पिछले 2 दिनों से काम नहीं कर पा रहे हैं। 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा चूक के बाद हमने गृह मंत्री से बयान मांगा था। 14 दिसंबर को और 15 भारतीय गठबंधन के सदस्यों ने अपने विचार रखे। दोनों सदनों में गृह मंत्री से एक बयान की मांग की जा रही है। हमारे सांसदों ने लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है। उन्होंने आग्रह किया कि गृह मंत्री का बयान सदन में पेश किया जाए। हालांकि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है और यही एकमात्र कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 14 और 15 दिसंबर को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने से संबंधित भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 को सोमवार को लोकसभा में पेश किया।
संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच यह विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिए सरकार नया दूरसंचार कानून बनाने का प्रस्ताव कर रही है, जो टेलीग्राफ अधिनियम 1985 की जगह लेगा। इस विधेयक को मंत्रिमंडल ने अगस्त में मंजूरी दी थी। इस मसौदा कानून के जरिए दूरसंचार कंपनियों के लिए कई अहम नियम सरल तो होंगे ही, इसके जरिए उपग्रह सेवाओं के लिए भी नए नियम लाए जाएंगे। विधेयक में दूरसंचार नियामक संस्था, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अधिकार क्षेत्र में फेरबदल के प्रावधान शामिल किए गए हैं। दूरसंचार विधेयक के मसौदे में उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए ओवर द टॉप या इंटरनेट आधारित कॉलिंग एवं मैसेजिंग एप्स की दूरसंचार की परिभाषा के तहत लाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी बसपा के सांसद रितेश पांडे ने विधेयक को मनी बिल के रूप में पेश किए जाने का सदन में विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को राज्यसभा के सूक्ष्म परीक्षण से बचाने के लिए इसे मनी बिल के रूप में पेश कर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।